अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, गुज्जर और पहाड़ी इश्यू पर हम हमेशा बात करते हैं कर्नल देव साहब के साथ, रिटायर्ड जो हैं। आज हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया हमें। शराज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज हमारे उन भाइयों तक पहुंचा रहे हैं जो जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और हम भी उनके साथ सदैव खड़े हैं। आज आज इनसे हम तफसीलन बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कल सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है गुज्जर तबका वर्सेस पहाड़ी तबका को लेकर, यह कहा जा रहा है कि गुज्जर तो नेशनलिस्ट है ही नहीं है, गुज्जर से ज्यादा तो नेशनलिस्ट पहाड़ी हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल भी मेरा कर्नल साहब से यही रहेगा, थोड़ा सा प्रूव करके दीजिएगा हमें, किस हिसाब से एक पॉलिटिकल लीडर जो कि एक मिनिस्टर रहते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके हाथ में होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है उनको, इन सब चीजों को देखकर आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि क्या पहाड़ी ज्यादा नेशनलिस्ट है? आई एम नॉट सेइंग कि वो नेशनलिस्ट हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि गुज्जर आर नेशनलिस्ट, क्योंकि ज्यादा उनका कहना है कि पहाड़ी हैं। तो इस पर आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए सिराज भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो भी लोग चर्चा करते हैं, जो समाज को बांटने की बात करते हैं, ट्राइबल लोगों के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं, सरकार के जो मदद जो पॉलिसीज हैं उसको विरोध करते हैं, तो मैं मानता हूं वो दे कांट बी आई ओनली से कि वो माहौल बिगाड़ने वाले, वो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं। और उनसे पूरे देश को, समाज को, सबको सावधान रहना पड़ेगा, पहली बात। और हम्म। दूसरी बात, ये जो मानसिकता है जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग के अंदर बांटने की और इस तरह की जो चर्चाएं करते हैं, वो मैं उसको एक तरीके से एंटी नेशनल और एक पॉलिटिकल नैरेटिव देखता हूं। क्योंकि हम्म। अभी एक समय ऐसा आ गया, देखिए पिछले कुछ 10 वर्षों में, और ये कहें कि 370 धारा हटने के बाद जिस प्रकार से नेशनलिस्टिक लोगों को 370 की आड़ में दबाया गया था कश्मीर में, मैं ऐसा मानता हूं। और हम्म। मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूं कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं या कोई राजनीति, मैंने वहां बहुत लंबा समय बिताया है। और मुझे नहीं पता है कि जिन व्यक्ति ने ऐसी चर्चाएं की हैं वो आयु में कितने बड़े हैं। पर मैं करीब 40 वर्ष से ज्यादा कश्मीर से जुड़ा हूं, और एक अधिकारी के तौर पे जुड़ा था, सेना का अधिकारी था। मैंने वो इलाके देखे हैं जहां शायद जो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, सबको हर जगह जाने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मैं हम्म। राजस्थान का रहने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजस्थान के हर बॉर्डर एरिया में गया हूं, मेरा काम ही नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा। अब उसी नजरिए से मैं बस यही कह सकता हूं हमारी बिरादरी को, हमारे सब लोगों को, आप जैसे मीडिया बंधुओं को, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का समय आ गया है। वैसे नागरिकों ने तो इन्होंने इनको इनको दूर कर दिया है, उनकी कोई स्पेस नहीं बची पिछले 5 साल में। आज कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है जो पुराने जो समाज को बांटने की और एंटी गुजर जो चर्चाएं करते थे। पहला तो मेरा ये। अब आपका सवाल ये आता है कि पहाड़ी गुजर बांटने की, देखिए मैं हम्म। आपसे सिराज भाई बताना चाहूंगा कि पहाड़ी हम्म। का मतलब क्या है। क्या कोई मुझे बताएगा ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? गुजर से बड़ा पहाड़ी कौन है कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान में? मैं ये मानता हूं कश्मीर के अंदर, क्योंकि जिन साहब ने ये चर्चा की है, आप कभी सौभाग्य मिलेगा तो हम दोनों आमने सामने बात करवाइए, तो मैं कुछ चर्चा करने में मैं सार्थक रहूंगा। पर चलिए ये बता दूं कि कश्मीर जो आज का है, पीओके को भी यार ले ले अगर हम छोड़ दें, तो आप देखिए जम्मू से लेकर के, नौशेरा से लेकर के, फिर राजौरी आता है, फिर उसके बाद बीजी गली आता है, मेंढर आता है, पुंछ आता है, पुंछ के दूसरी तरफ सोफैया आता है, सोफैया के बाद में बारामुल्ला आता है, पुंछ आता है, और पुंछ के बाद में आप चलिए उधर जो गुरेज सेक्टर आता है, बांदीपुरा आता है, उसके आगे चलते हैं तो कुपवाड़ा आता है, मच्छल आता है, और उसके आगे जाते हैं तो ये पूरा शमशाबाड़ी, ये पूरा इलाका है। मैंने हम्म। इसको पूरे इलाके को पैदल नाप रखा है। मैं बताना चाहूंगा कि पुराने दौर में, जब आजकल की तो सेना में बहुत साधन बच गए, हम पेट्रोलिंग हम्म। करके जाया करते थे पूरे उस क्षेत्र में। और मैं हर चप्पे चप्पे पे जानता हूँ। और मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, जब मैं 85 से लेकर के जब तक मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरा पहला पोस्टिंग भी वहीं था और आखिरी भी मेरी कश्मीर में रही, मेरा सौभाग्य रहा। और जब जब मैं वहां जिस जिस जगह हम जाते थे, सैनिक उन दुर्गम इलाकों में, बॉर्डर एरिया में जो बहके हुआ करती थी, जहां पर कोई जानवर भी नहीं मिलता था हमें, अगर कोई इंसान मिलता था जो भारतीय सेना की मदद करता था, हमारे को रास्ता दिखाते थे,
हमारे को मनोबल बढ़ाते थे कि साहब चिंता नहीं करें, हम भी आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरे देश के सामने हर मौके पे कहता है और आज भी फख्र से कहता हूं कि वो सिर्फ गुजर लोग थे जो मुझे मिला करते थे। हो सकता है तो जो पहाड़ी, ये पता नहीं क्या नैरेटिव चला हुआ है। और यही तो कारण था कि इस गुजर तबके को, जो पहाड़ी यानी कि ट्राइबल है, वो एक दूर दराज के इलाके में रहता है, इसके पास पक्का मकान नहीं है, ये शर्मीले लोग हैं, इनके अपनी वेशभूषा है, इनका एक अपना अलग पहनावा है, इनकी एक अलग भाषा है, और ये बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह घुमंतू लोग हैं, अपने कबीले के बाहर ये किसी से चर्चाएं नहीं करते हैं। तो मैंने तो पिछले 40 वर्ष में मेरे जीवन काल में यही देखा, आप जैसे का जन्म भी नहीं हुआ होगा जब मैं उस इलाके में एज ए अधिकारी, आपकी आयु थी मेरी, मैं भी इसी तरह जोश में घुमा करता था। तो मैं ये कह सकता हूं, जो देश के अंदर जो लोग ये पहाड़ी वर्सेस गुजर जो एक नैरेटिव चला रखा है, गुजर बकरवाल ही सबसे बड़ा पहाड़ी है कश्मीर का, और दूसरे जो पहाड़ी हैं थोड़ी बहुत जातियां हैं, ब्राह्मण्स भी हैं, पंडित भी हैं, और कुछ वहां के राजपूत भी हैं। ये कहा जा रहा है तो कि उनसे ये कहा जाता है कि नेशनलिस्ट जो है वो पहाड़ी ज्यादा हाँ, है। मैं जी नेशनलिस्टिक पे आ रहा हूँ। सबसे जी पहले जी मैं क्लियर कर दूं कि पहाड़ी का मतलब आपको भी ध्यान रखना चाहिए, पहाड़ी कोई जाति नहीं है, पहाड़ी कोई हम्म वर्ग नहीं है। पहाड़ी, गुजर से बड़ी पहाड़ी कौन है भाई? 95% गुजर ही रहते हैं। बहके किसकी आप बताओ? पूरे कश्मीर में जो एलओसी, एलसी और पीओके में जो बहक है, जो चरागा है, वो गुजरों की ही है। हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं जिनकी संख्या बहुत मैं छोटी मानता हूं, और वो किस पुराने, लाइक जैसे कुछ राजपूत परिवार है, मैं खुद जानता हूं। मेंढर में देखिए आप राजपूत है, मेंढर में देखिए ब्राह्मण है, मेंढर में देखिए दूसरे कास्ट वाले हैं। तो और मेजोरिटी गुजरों की है, देखिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये पहाड़ी को नाम को लेकर के अब सवाल उठता है कि ट्राइबल और इनके बीच में इनका क्या है। देखिए ट्राइबल और पहाड़ी, अब एक बात आई, आप जहां के भी रहने वाले हैं, मैं मेंढर का एग्जांपल देखिए, मेंढर शहर में रहने वाला कैसे ट्राइबल हो सकता है? मेंढर के इर्द गिर्द इवन छाजला तक रहने वाला कैसे ट्राइबल हो सकता है? तो वो डिफाइन ट्राइबल करिए नहीं ना। है। जी डिफाइन करिए ना, हाउ, मतलब कैसे पहाड़ी ट्राइबल नहीं हो सकता है? वो तो ये कहते हैं हमारा कबीला ये। नहीं, जी देखिए वो किसी को भी अपने आप को कुछ भी कहने का हक है, वो कल गुजर भी कह सकते हैं। मेरे को सुनने में आया था कि अभी जब ये नैरेटिव चला कि भाई गुजरों को ट्राइबल मोदी सरकार ने दे दिया, और आप सबको पता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये कहेंगे कर्नल साहब, आपके प्रयासों से हमारे को ट्राइबल इन इसमें भूमिका सरकार को आपने मनवाना। मेरा आंदोलन रहा है 5 वर्ष का, मैं जानता हूं। वैसे तो 30 वर्ष मैंने काम किया, पर 5 वर्ष से मैं पूरा इसी में फोकस था। और अभी जो ट्राइबल हमारे आरक्षण जो इसमें दूसरे जातियों को जोड़ने का, उसको बचाने में भी हमारी आप सबका बड़ा सहयोग रहा है, युवाओं को जो मेरे साथ जुड़े, मेरी आवाज में आवाज मिलाई, धन्यवाद। अब वो ट्राइबल क्यों नहीं है? आप ट्राइबल होता है क्या? मैंने आपको अभी बताया, पूरे देशवासियों को, आपसे भी बता रहा हूँ, ये तो किताबों की बात है, मेरे कहने से नहीं। ट्राइबल वो है जिसका घर पक्का नहीं होता, जिसके अपने कस्टम्स हैं, जिसकी अपनी ड्रेस है, जिसकी अपनी भाषा है, जो दूसरों से मेल मिलाप कम करता है, और अगर आएगा तो भी वो अपने तरीके से जाता है। अब ये गुजर ट्राइबल्स है। अब इसके अंदर कोई दूसरा वहां कहे कि मैं ट्राइबल में जाऊंगा, तो मैं नहीं मानता उचित है। देखिए राजस्थान में भी हमारे गुजर बहुत सारे ट्राइब्स में आते हैं, और यही कारण रहा कि जब आरक्षण की बात 91 में चली, और हमने बड़ा आंदोलन भी किया, आपको पता है, जहां हमारे 72 गुजर मारे गए थे, वो एक राजनीतिकरण था। पर क्योंकि एसटी में जो लिस्ट बनी थी 91 के अंदर, उसके अंदर बदलाव करना बहुत असंभव है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ छेड़खानी नहीं की, और ऊपर से अमित भाई ने और मोदी साहब ने हमें क्लियर कर दिया कि गुजरों के आरक्षण में कोई प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी। अब आप कह रहे हो पहाड़ी कहते हैं हमको, देखिए ये पहाड़ी शब्द ही गलत मानता हूं, क्योंकि जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब का सवाल है, कोई ट्राइब होनी चाहिए उसके लिए। जैसे आपके देखिए कि गुरेज सेक्टर में वो ट्राइबल आते हैं, क्योंकि वहां रास्ता ही नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले जाने का कोई मार्ग ही नहीं था। और मैं गुरेज में, मेरी पोस्टिंग रही है 85 में, मैं आपको बता दूं, बांदीपुर से पैदल चलते चलते सर्दियों में हमें भीम तक, वो जो इलाका है, जाने में 8 दिन लगते थे। और वहां एक एनजी सेक्टर, एक बीएसएफ बटालियन हुआ करती थी, हम वहां तक जाया करते थे, वहां पूरे 10 दिन लग जाते थे साहब। तो वो ट्राइबल इसलिए उसको गुरेज को रखा गया था। हाँ, हो सकता है मच्छल के एरिया में, पर वहां सड़कें जाती थी इसलिए उनको नहीं रखा उन्होंने। हाँ, जाति विशेष ट्राइब होती है जो गुर्जर जाति है कश्मीर की। अगर कोई दूसरी जाति अगर ट्राइब में आती है और कोई छूट गई, तो सरकार तय करेगी, पर इलाके वाइज अब नहीं दिया जा सकता, ना किसी हर जाति को पहाड़ी बना करके। और मैं आपको वैसे भी बता दूं सिराज भाई, अगर आपको पता है, कश्मीर में
इस तरह के लोगों के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन की व्यवस्था है, बहुत बड़ा रिजर्वेशन है उनको, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उनके हॉस्टल्स हैं। वो खुद ही बता रहे थे सज्जन जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम मेरे मुंह से नहीं लेना चाहता, ऐसे एंटी सोशल जो जो भड़काने का काम करते हैं उनका नाम लेके उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि सब फैसिलिटीज हैं। तो ये गुजरों के, ये एंटी गुजर जो नैरेटिव है, और ये पॉलिटिकल है, वो भी उनकी आत्मा जानती है कि गुजर देखिए, आप बताइए सड़क पे कभी आपको कोई गुजर का पहनावा कोई ऐसा है जो दूसरा पहन सकता है? नहीं। गुजर की आंख नाक दाढ़ी वो शेर जैसा लगता है, ये कहां दूसरे लोग गुजर से मुकाबला करने चले साहब? तो ये गलत बात है। अब उन्होंने ट्राइबल्स दूसरे बनना चाहते हैं, अगर उनको लगता है वो ट्राइबल छूट गए तो पैमाने हैं। और रही बात इस समय पर जोड़ने की, तो ट्राइबल अभी भी नहीं जोड़ा जा सकता। कहने से क्या होता है, मैं आज चुनाव के लिए कह दूं आपको जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लीगल प्रक्रिया है। और मैं मानता हूं, आप चिंता नहीं करें, अमित साहब और मोदी साहब जिन्होंने हमें हक दिए हैं, मुझे पूरा यकीन है वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो गुजरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भड़काने का काम करेंगे पॉलिटिशियन, बहुत सारी अफवाहें चलेंगी। क्योंकि देखिए 5 वर्ष में मेरा तजुर्बा है शहनाज भाई, मैं 2017 के अंदर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मुझे लोगों ने धमकिया, मतलब एक तरह ये कहा गया था, कर्नल साहब आप फौजी हैं, 370 हट सकता है क्या? ये क्या गुजर गुजर एक नैरेटिव? मैंने कहा नहीं, मैंने पिछले मेरे 35 साल में कश्मीर में गुजरों के साथ अन्याय होते देखा है, मैं गुजर हूं, इसलिए मुझे दुख है, मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। 370 हटे या नहीं हटे मुझे नहीं पता है, पर देखिए मेरा ये मानना है, परमार्थ के लिए जब कोई आवाज उठाता है तो ईश्वर और अल्लाह ताला सब नीचे आते हैं, न्याय करते हैं। 370 भी हटा, और अमित साहब और अमित भाई का धन्यवाद कि उन्होंने हमें हकूक दिए सारे के सारे, और जिसके नतीजा आपने देखा, 39 डीडीसी, 9 एमएलए आएंगे, एक एमपी हमारा ऑलरेडी बन गया। तो ये बदलाव है, और ये हमारी बिल्कुल न्यायिक चीज है। ये मैं पहले सवाल का जवाब, मैं मानता हूं आपका जवाब मिल गया होगा। आपके कबीले को लेकर यह भी कहा जाता है मिलिटेंसी में आपका कोई रोल नहीं रहता है, ये भी पहाड़ी लीडर कह रहे हैं, जो मैंने पहले ही जिक्र किया, जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन आप लास्ट टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने करेक्ट पॉइंट पर बताया था, हिल काका का जिक्र किया था, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके बता दीजिएगा, जितनी देखिए भी जनता है। मैं आपको बता दूं कि मैं, हमारी जो इंटरनेशनल गुजर महासभा है उसके सारे कार्यकर्ता, आज तक हम इस लड़ाई में थे कि पहले हमें जो 91 में हमारा रिजर्वेशन रुका था वो मिल गया। 31 अक्टूबर 3 साल होने वाले। उसके बाद हमने प्रयास किया हमारे लोगों को बताएं कि ये है क्या, आपको सर सरकार की एक मंशा समझनी मिनट, चाहिए। मैं तमाम पैनलिस्ट, तमाम जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, काफी लोग कॉल पर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मैं कहूं कि कॉल पे जुड़ने के लिए कोई सिस्टम होता है, यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको जरूर लाइव लेंगे सर के साथ। नहीं नहीं, जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगली बार उनको बुलाइए, हम बातचीत करना चाहेंगे। तो आपने कहा कि मिलिटेंसी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए किस तरह से ये जो रोल है। पहली बात तो ये देखिए, जितना मैंने आपको बॉर्डर एरिया बताया, एलओसी बताया, इस एलओसी पे बहक है वो 99% गुजरों की है। कोई एक या जी दो मैंने देखी होंगी वो थोड़े और दूसरे समाज की, दूसरे जाति की हो, कोई दिक्कत नहीं। और उन बहकों के अंदर जब ये मिलिटेंसी शुरू होती है तो देखिए सारे पाकिस्तान से आए थे मिलिटेंट, और कहीं से नहीं आए थे। और पाकिस्तान से जब आए थे तो दुर्गम जो इलाके होते थे वो पहाड़ों के थ्रू आते थे, जहां फौज डिप्लॉयड थी वहां नहीं आते थे, और वो रास्ते ढूंढा करते थे। 2002 से लेकर के करीब 2005 में जब फेंस बननी शुरू हुई तब इनको दिक्कतें आई। पर उससे पहले मैं अब आपको बताता हूं कि जो पहाड़ों में रहने वाले हैं, मेंढर वाला अगर कोई आदमी, मैं खुद वहां का मौजूद हूं, मैं सीओ रहा हूं मेंढर में, और जी पूरे 2 वर्ष रहा हूं, 2003 से लेकर के 2005 तक। जब ये हिलका का ऑपरेशन हुआ था मैं वहीं था, बताऊंगा आपसे मैं हिलकाका का मतलब क्या था। उसके अलावा भी मैं उड़ी के अंदर था, उड़ी के अलावा मैं कुपवाड़ा में, पूरे इलाकों में हमने नौकरी की है साहब। तो जो ये कह रहे हैं कि किसी और का रोल है, देखिए मैं किसी को, मैं दूसरे की चर्चा नेगेटिव नहीं करना चाहता, न तो मुझे शोभा देता है, न किसी के बारे में मुझे ज्ञान है। पर एक ज्ञान हर फौजी को है। देखिए हिंदुस्तान में अगर कोई भी किसी, आप देखिए वाजपेयी साहब को देख लो, आप फर्नांडिस साहब को देख लो, आप जितने भी लोग थे हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजनेता, और हर सैनिक किसी भी मंच पे जब पॉलिटिकली, जब मैं इस चीज की चर्चा करता था, हर मिलिट्री कमांडर ये मानता है कि गुर्जर राष्ट्रभक्त है, क्योंकि उसने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये हमारी मुहिम चली 2017 में कि भाई हमें हमारा हकूक चाहिए, तो उन्होंने कहा 370 हटाना है, तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई कि 370 हटाओगे तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा।
और आपको याद होगा, मैं खुद और हमारे साथी 370 के बाद में हम लाल चौक पे गए हैं, आपने उस चीजों को देखा है। और गुजर ने हर समय अपना इसका परिचय दिया है। और हमने कहा था कि मोदी जी आप हटाइए, देखते हैं कौन तिरंगा नहीं उठाता है, और सबसे पहले मैं आऊंगा। और हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा गुजर समाज और पूरे राष्ट्रभक्त लोग जो हमारे कश्मीर में कश्मीरी भाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले गुजर, वो भी साथ में आए। पर वो सब स्वीकार करते हैं जब भी चैनल पे बात होती है कि गुजर राष्ट्रहित है, क्योंकि इसने किया है। अब देखिए, बातों की बात एक तरफ कर दो, हिल काका एक नाम है जो सुरनकोट के पास, वहां पर करीब 30 किलोमीटर दूर है। 2002 के अंदर वहां पर जो सेना, हम मैं भी वहीं डिप्लॉयड था, मैंने बताया ना मैं मेंढर में था उस समय। तो ये चर्चाएं होने लगी कि उस तरफ जो हिल काका की पहाड़ियों में करीब 200 से 300 मिलिटेंट रहते हैं, दुर्गम इलाके, आर्मी जब तक जाती थी ये भाग जाते थे या छुप जाते थे, और वो नजर नहीं आता था, क्योंकि हमारे गुजर वहां हिल काका में थे। उन मिलिटेंट्स ने जितना हमारी महिलाओं के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे परिवारों के साथ जो अन्याय किया, हम कम बोले तो अच्छा है, हमारे मन में दुख है इस बात का, पर हम राष्ट्र के साथ थे इसलिए हमने विरोध किया। हिल काका का मैं देशवासियों को, और जो जो लोग ये कहते हैं कि गुजरों को राष्ट्रहित सिखाना है मिलिटेंटी का, मैं बता दूं उसमें 83 मिलिटेंट्स मारे गए थे। और सेना के आगे मारने वाले जो लोग थे हिल काका के, हमारे गुजर बिरादरी के थे, जो वीडीसी था, विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से, इनको हमने हथियार इश्यू किए थे भारतीय सेना ने। आप अभी भी पूछ सकते हैं, वो चर्चाएं मैं जाति विशेष इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मात्र गुजरों ने ये उठाया था। आप ताहिर का नाम जानते हैं, ताहिर के भाई का नाम जानते हैं जो वह शहीद हुए, और वहां हमारे करीब 12 हमारी गुजर बिरादरी के लोग शहीद हुए हैं, 24 हमारे सैनिक शहीद हुए जो सेना ने सपोर्ट किया था इनको। और हमारी महिलाओं ने, जो बीबी शकूरा बीबी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने रात भर लड़ाई लड़ी है मिलिटेंट से, और इनको एसएलआर दी गई, ट्रेनिंग दी गई। और मैं आपसे चाहूंगा एक दिन आप ऐसा कोई चैनल पे हमें बुलाएं जहां मैं हमारे हमारे उनको जो जिन्होंने हिस्सा लिया उनको लेके बुलाना चाहूंगा, मैं खुद भी बैठना चाहूंगा, चर्चाएं करूंगा। तो जब इस तरह का इतिहास के अंदर दुनिया में कहीं भी एग्जाम्पल नहीं है शराज भाई और कश्मीर के बिरादरी भाइयों, पूरे हिंदुस्तान के भाइयों, जहां पर बिना सैनिक होते हुए उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी उन गुजरों को, वो वॉलेंटियर फोर्स थी वो, पर राष्ट्र के लिए वो खड़े हुए, हथियार उनको सरकार ने दिए, सेना ने दिए। और मैं आज बता दूं, आज भी हमारे दो वहां के गुजर जो वीडीसी हैं उनके पास आज भी 303 है, आज भी महिलाओं के पास एसएलआर है, और दो के पास तो आज भी AK-47 सरकार ने दे रखी है, क्योंकि उनको खतरा तो आज भी है ना मिलिटेंट से। तो इसलिए उस इलाके में जो लड़ाई करके, बलिदान दे करके, और जो ये भाई साहब जो चर्चाएं करते हैं ना राष्ट्रवाद की, जो कहते हैं गुजरों, वहां पर जाइए, भारतीय सेना ने एक मेमोरियल बना रखा है हिल काका में, और उसमें जवान और गुजर ये दोनों लिखा हुआ, आवाम और जवान, और उनकी फोटोएं लगी हुई हैं। इससे बड़ा क्या परिणाम चाहिए उनको कि गुजरों ने क्या कुर्बानी दी। मैं एज ए कंपनी कमांडर कुपवाड़ा के अंदर जितने मेरे सोर्स थे या जितने भी सैनिकों के साथ जो चलते थे, भाई साहब कलेजा नहीं था मिलिटेंट से पंगा लेने का, अगर कोई साथ में था सेना के तो गुजर था, याद रखिए। हाँ, बहुत सारे हमारे कश्मीरी भी भाई थे, पर वो कश्मीर के अंदर के थे, वो बॉर्डर एरियाज में कोई हिम्मत नहीं करता था। तो इसलिए हिल काका का नाम काफी है। और सिराज भाई आपको पता है कि हिल काका की मुहिम अब मैंने छेड़ रखी है, और उम्मीद करता हूं आप प्रधानमंत्री महोदय एक दिन जरूर आएंगे मेरे जीवन काल में, और जल्दी देखिए उसका हम देश के आगे हिल काका पूरा लेके जा रहे हैं। हम हमारे इंटरनेशनल गुजर महासभा का अब एक ही मंच बच गया है कश्मीर में, हमारा जो काम है, क्योंकि हमें एसटी पूरन मिल गया है, हमें एट्रोसिटी एक्ट मिल गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिल गया, अब इसको इंप्लीमेंट करना वहां की सरकार और वहां के राजनेताओं का काम है। मेरा काम समाप्त है। अब आप लोग मुझे बुला रहे हैं वहां, अभिनंदन के लिए मैं आ रहा हूं, पर मेरा अगला टास्क सिर्फ हिल काका है, दुनिया को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि देखिए एक जिस, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए शहराज भाई, उनको आज कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको आज कोई पेंशन नहीं मिलती है, उस गांव में आज भी सड़क की कमी है, उस गांव में आज भी स्कूल नहीं है। ये तो भारतीय सेना का धन्यवाद हो, और मैं सल्यूट करना चाहूंगा भारतीय आर्मी को कि जो आज भी वहां पर स्कूल चलाती है बच्चों के लिए, उनको पोर्टर का देकर के उनका प्रोटेक्शन कर रही है। और यही बात लेकर के मैं गवर्नर साहब से मिलने वाला हूं जल्दी ही, और उनको बताने वाला हूं कि साहब जल्दी से जल्दी आप एक बार प्लान करें विजिट करने का, क्योंकि वो एक ऐसा टूरिस्ट सेंटर है, वो ऐसा हमारा काबा मदीना है वो हमारे गुजरों के लिए। और मैं तो काबा का मदीना कभी नहीं गया, पर मैं
उस काबा उस मदीना में मत्था टेकूंगा जा करके, जहां पर हमारी बिरादरी के लोग आज भी मानते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और आज भी हमारे को आंच नहीं आने दी। तो ऐसा मेरा मानना है। सर जरा ये बताइएगा, पहाड़ी एसटी स्टेटस ना मिला तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? अरे साहब, ये कहने वाले, मैं मानता हूं वो जमाना गया जब ये राजनेता दे। आप बताइए साहब मेरे को, सिराज भाई और मेरे जितने भी दर्शक देख रहे भाइयों, आप सब बताओ, पिछले 5 वर्ष में कभी क्या किसी व्यक्ति को आपने सुना कि गुजरों का पूर्ण एसटी आरक्षण दीजिए? क्या आपने कभी सुना हमारा एट्रोसिटी एक्ट दीजिए, फॉरेस्ट, कभी सुना आपने? मेरे अलावा कोई व्यक्ति, मैं तो 5 साल कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में घूमता रहा। और मैं धन्यवाद आपके चैनल पे करना चाहूंगा, हमारे हमारे इंद्रेश जी भाई साहब हैं मेरे से जुड़े, और मैं कार्य करता हूं। और उनको जब मैंने इसके बारे में चर्चा बताई थी, उन्होंने हमें कहा कर्नल साहब आपके लोगों को पूरे हम हकूक देंगे। और मैं आप सबके सामने अभिनंदन करता हूं, मोदी जी, अमित भाई तो वो कुर्सी पे बैठे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है कि हमारा आईएसटी के अंदर किसी को नहीं आने की उन्होंने बात कही है। और जो दूसरी बात है इंद्रेश जी भाई साहब का, मैं आपके मार्फत धन्यवाद करूंगा। जम्मू में जब हमने सभा की और हम चर्चाएं करते रहते राष्ट्र के जुड़ी हुई और करीब तबके की, अरे ये सरकार तो वैसे भी गरीबों के साथ है साहब, ये तो घर घर इसमें बिजली दी है, घर घर पानी, पता नहीं क्या क्या हमने जो मांग रखी सब कर दी। और आपको पता है ट्राइबल सेक्रेटरी हमारे जो शाहिद साहब है, उनको मुझे याद है मैंने 3 वर्ष पहले 20 डिमांड रखी थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा सारी की सारी उन्होंने अप्रूव करवा दी है। गवर्नर महोदय को हमें मिलने की कहां जरूरत है, बात रखते हैं, वो सब उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे हमारी मोबाइल स्कूल है, बॉर्डर एरिया स्कूल है, एकलव्य स्कूल है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बकरवालों के लिए मोबाइल स्कूल्स लगा दी, बकरवाल के लिए उन्होंने जगह बना दी, बकरवाल के लिए उन्होंने एक एक परिवार को नौकरी दे दी, बकरवाल के लिए आपने देखा गाड़ियों का बंदोबस्त कर रहे हैं इनके माइग्रेशन के लिए, बकरवाल के लिए एक आधार कार्ड जैसा कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। टाइम लगता है इंप्लीमेंट होने में, देखिए हमारा सिस्टम है, पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो मैं तो अभिनंदन उनको करना चाहूंगा। और जो आपका मुख्य सवाल है कि कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, अरे साहब ये एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिराज भाई और जितने भी मेरी बात देख रहे हैं, मैं हर कश्मीर का चुनाव, जब मैं बता रहा हूँ 85 से लेकर के, मैं पूरे समय, मैंने बहुत लंबा समय दिया और मैंने हर चुनाव का दौर देखा है। और मैंने वो मिलिटेंसी भी देखी है जब घर से निकलने के बाद शाम तक जब हम आते थे तो हमारे कोई न कोई साथी पे फायर हो चुका होता था। वो 90s का दौर बड़ा खतरनाक था। और मैं ज्यादा इस पे इतना ही कहना चाहूंगा, जब चुनाव पहली बार हुए, मुझे याद है कश्मीर के अंदर, मैं अगर मैं झूठ हूं तो मुझे कोई भाई बोल सकता है, अगर वोट अगर किसी ने डाला है तो सिर्फ गुजर ने डाला। ये ऐसी भावुक कौम है, ऐसे भोले भाले लोग हैं, राजनेताओं ने इनका बेवकूफ बनाया, दूसरे ने किसी ने वोट नहीं डाला। और इन्होंने वोट दिया किसको? बेचारों को पता ही नहीं था। हमारे 2-4 जो राजनेता कहते थे इस पार्टी में दे दो, पार्टियों में बटे हुए थे, और उन पार्टियों ने हमारे हकूक दबा के रखे साहब, देखिए 2019 तक। तो चलिए भगवान उनको माफ करे, उनको सबको लंबी उम्र दे, बड़ा राजनेता बनाए। हमको तो मोदी जी और हमारे देश की सरकार द्वारा हकूक मिल गए हैं। और जो कहते हैं चुनाव नहीं देंगे, इनको पूछने वाला कौन है? इनसे तो पूछो जरा, आपकी बात मानता कौन है? आप खड़े मेरे को आप ये बता दो, अभी जो राजौरी में रैली हुई, इसमें आपको जान करके हर्ष होगा कि ये सारे 90% गुजर थे, और इसके अंदर कहाँ थे इनके? और ये राजनेता कोई अगर आ भी जाता तो ये लोग नहीं आते, मैं आपको आज बता रहा हूं। तो जहां तक चुनाव में वोट डालेंगे, ये मत डालो, क्या फर्क पड़ता है देश में? आपके बहुत कहने बार का देशद्रोही लोगों ने वोट नहीं डालने की मतलब धमकी दी थी। और हमारे नागरिक बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं जो बॉर्डर एरिया में जो 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 ट्राइबल्स हैं उनको हक मिले हुए हैं, तो वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, उन्होंने कभी पहले ही नहीं किया। और जो बदमाश करते रहते थे वो ठीक है साहब, ये पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी, उनकी कोई नहीं सुनने वाला, ऐसा मेरा मानना है। और हम जब वोट डालेंगे, हमारी बिरादरी के लोग 90% तो वह उनके डालने से क्या होता है? उनको दुख क्या हुआ मैं बताऊं, जो ये राजौरी पुंछ एसटी हमारा ये पॉलिटिकली आ गया, आपको पता है 39 डीडीसी जीत के आए हैं, वो अलग बात है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा के, उस मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं हर सरकार का समर्थन करता हूं जो गरीब को और हमारे मजलूम समाज को मदद करेगी। अब बीजेपी ने मदद की है, मोदी जी ने की है, तो इसलिए मैं मोदी जी का आभारी हूं। और रही बात, अब जब ये सारी सीट एसटी को चली गई तो उनको अब लग रहा कि हमारा तो यहाँ वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, डीडीसी सारे गुजर बनेंगे। तो भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, अरे कुछ समय तो इतने 70 साल हमारे साथ अन्याय किया,
थोड़े दिन तो हमारे लोगों को आगे बढ़ने दो यार, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने दो इनका, वरना इनकी सुनता कौन है। और हमारे गुर्जर समाज के जो लोग पॉलिटिकल करियर में हैं, कृपया करके मेरी आपसे गुजारिश है, अभी तक तो आप गुर्जर समाज के साथ नहीं आए, कहीं दिखाई नहीं दिए, आप समाज को नहीं पकड़ा, अब तो आगे आइए, अब तो पॉलिटिक्स को आगे ले जाइए और धन्यवाद कीजिए समाज का, धन्यवाद कीजिए युवाओं का, धन्यवाद कीजिए इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का। मेरा लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा उनका अभिनंदन स्वीकार करने। पर आपको अब आगे बढ़ करके हमें इस मसले को एकजुटता से, और ये जो पहाड़ी और गुर्जरों को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो सब फेल हो जाएंगे। लोग सब जानते हैं, आत्मा से सबको पता है कि गुर्जर बकरवाल ट्राइबल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और इनको अगले 50 साल लगेंगे। अगर कश्मीर में किसी को बात करनी है तो ये करो कि गुर्जर बकरवाल को परमानेंट सेटलमेंट कब किया जा रहा है, सवाल एक ही है। इनको जल्दी से जल्दी, अगले 50 साल लगेंगे इनके बच्चों को पढ़ाने में, इनको अभी 100 साल लगेंगे आपके बराबर आने में, तो कृपया मदद करें आप हमारी, और हमारे को पीछे नहीं धकेले। पर मुझे पूरा भरोसा है मोदी साहब और हमारा अमित भाई जब तक है, जब तक गुजरों को कोई छू नहीं सकता, और उन्होंने राजौरी में कह के दिखा दिया, मैं ऐसा मानता हूं। सर इसको थोड़ा सा मुख्तसर वक्त में कंप्लीट कीजिएगा। पहाड़ी लीडरशिप ट्राइबल हमारा हक है, तो ये बताइएगा आम जनता को कि ट्राइबल का मतलब क्या है, मेन थोड़ी सी, मतलब मैं कहूंगा कि 1 मिनट में ओके, कंप्लीट कीजिएगा मैं मैं जी। मैं ट्राइबल का मतलब ये कि ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो वेरियस, मैंने उनकी 5-6 क्वालिटीज बताई। पहली चीज तो है वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो दूसरों जी से मिलते जुलते नहीं, अपने ही कबीले में रहते हैं। तीसरा, शाही, उनको ट्राइबल शिक्षा का शाही। नहीं होता है, उनकी भाषा जी अलग होती है, उनका लुक अलग होता है। ट्राइबल देखते ही पता लगता है, वो एक तकड़ा सा मजबूत टाइप आदमी होता है, और उसका रहन सहन अलग होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये क्योंकि अंडर डेवलप्ड रह गए, जंगलों में रहे और डेवलपमेंट से दूर रहे, तो ये आज भी आधों के पास आधार कार्ड नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जितने बकरवाल चलते पहाड़ियों में, इनको आज भी इनके पास पूरा नहीं है। और सबसे बड़ी इनकी शिक्षा की कमी है, इनके ट्रेडिशंस होते हैं, इनके एक तरह का, जैसे जो कोई भी दूसरा नहीं ले सकता, ट्राइबल का मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात है, इनमें आज भी शिक्षा नहीं है, आज भी इनको दुनिया का पता नहीं है, आज भी इनके पास घर बार नहीं है, आज भी ये नोमैडिक है। तो यही ट्राइबल्स होते हैं। और ट्राइबल ऐसा थोड़ी कि मैं आज से खड़ा हो गया, मेरे पास राजस्थान में हमारे लोग ट्राइबल्स हैं, मैं आपको बताऊं अभी भी 50% गुजर्स, जो हमारे खंडार क्षेत्र है, जहां आज भी जानवर और आदमी दोनों एक साथ पानी पीते हैं। पर क्योंकि हमारे वो पॉलिटिसाइज कर दिया, हमको नहीं दिया उन्होंने, और हमारी मांग आज भी है। तो मैं मानता हूं सरकार, जो लोग ऐसी बात करते हैं, ट्राइबल कभी दूसरा अगर कोई, मैंने तो नहीं देखा गुजर के अलावा, हाँ मैंने वो शीना और गद्दियों को देखा है जो गुजरों के साथ पहाड़ों में रहते हैं, तो वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं ना, कहते हैं कि हमारे को इनका हक छीन लो, कभी नहीं होने देगा। पूरे देश का गुजर आपके साथ खड़ा है, और हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी जैसे धर्मार्थ और युग पुरुष आपके साथ खड़े, वो जानते हैं करीब कमजोर गरीब किसको कहते हैं। और अब क्योंकि गुजर समाज धन्यवाद करता है सबका, जी। और 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपके कबीले को, गुज्जर कबीले को अगर माफी चाहूंगा, पहाड़ियों को अगर इसमें डाल दिया जाता है तो इमीडिएट रिएक्शन क्या रहेगा कर्नल साहब का? अरे ऐसे कैसे डाल देंगे, किसी के घर की खेती है क्या? ये कोई बाजार में सब्जी मिल रही है कोई दे देगा? राजस्थान में हमने 72 खोए आज तक नहीं डाला है। तो मेरी सबसे पहली मांग तो, अगर कोई भी हिम्मत करेगा, पहले राजस्थान में आ जाओ, और राजस्थान में हिसाब दो कि आपने हमारे 72 क्यों मारे, क्यों हमारा बलिदान हुआ, जबकि हम भी डिजर्व करते थे। पर चलिए, पहली बात तो आपने जब इधर आओ ना, इधर आने के बाद बात करेंगे। और दूसरी बात, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का हमें नहीं पता है, मैं ये जानता हूं गुर्जर समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरा हिंदुस्तान का गुर्जर समाज, ये 15 से 20 करोड़ के बीच के लोग हैं। और मैं तो जानता हूं, गुर्जर को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, गुर्जर जानता है ये अपने राष्ट्र के साथ खड़ा है, और सरकार भी इसके साथ खड़ी है। तो आप ये चिंता नहीं करें, मैं आपको बता सकता हूं, जिन लोगों ने इतने वर्षों तक दबाया, उनको जेल में डाला गया थोड़े दिन पहले, तभी तो 370 हटा भाई, और हटते ही हमारे हकूक मिले। तो आज की जो सरकार है, पूरा देश का गुजर आपके साथ है, इसमें कोई नहीं आ सकता। मैं इसलिए कोई सवाल ही नहीं सोचता हूं आने का। थोड़े दिनों पहले नैरेटिव चलाया दूसरों को दे रहे, तो दे रहे कहां? अमित भाई ने आके क्लियर कर दिया कि गुजरों के हक में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, और दूसरों का दिया जाएगा, वो तो कमीशन है, चलता रहता है, वो सरकारी तंत्र है, उससे हमें कोई ये लाभ मतलब नहीं है। ये भी कहा जा रहा है अगर 440 ऑलरेडी इसमें है, एसटी में है ट्राइब्स, तो फिर एक ट्राइब को एक पहाड़ी इसको डालने के लिए क्या मसला है? नहीं, नहीं डालना चाहिए।
ये तो राजनीतिक है, ये तो गुर्जर विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, और मैं तो कहूंगा जो मोदी विरोधी है ना, वो बहाना ढूंढ रहे हैं, और वो इस तरह के प्रयास में लगे हैं। और देखिए, कमजोर अगर कोई भी है, आप मैं आपको एक बात बता दूं, सबको पता है कि जो एक जाति विशेष ट्राइब होती है, और उस पूरी जाति को स्टेट में बांटा नहीं जा सकता कि मेंढर के जाति को हम गुर्जर को एसटी कर दें, दूसरी को नहीं कर दें। कुछ जगह लोग प्रभावी होते हैं, उसका लाभ मिलता है, कुछ लोग डेवलप होते हैं, बट ये अगले ये पॉलिसी जाति विशेष है, एरिया, और इस तरह पूरा कबीला नहीं हो सकता कि सारी 10 जातियों को मिला के, तो वो अलग मसले हैं। तो मैं गुर्जर समाज को, हमारे कश्मीर के भाइयों को यही कहूंगा, और जो बाकी लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि देखिए, हम कमजोर लोग हैं, हमें हक मिले हैं, अब हमारे पीछे ना पड़ो, और अगर कोई पड़ेगा तो हम सब गुर्जर तैयार है इसका मुकाबला करने के लिए, हम किसी को इजाजत नहीं देने देंगे, आप ये यकीन रखें। सर ये उम्मीद हम जरूर रखेंगे। आपने कहा कि मैं मेंढर, सुरनकोट, पुंछ में जरूर आऊंगा। एक मेमोरेंडम आपको दिया जाएगा पुंछ की आवाम की तरफ से, बिलखसूस फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट बीजेपी सरकार ने पेपर वर्क पे बहुत स्मूथली इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन जब ग्राउंड वर्क, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, लेकिन बिल्कुल आम बिल्कुल। जनता का ये सवाल होता है कि ये बार बार करिएगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइम मैं एसएससी। मैं जी मैं एक मिनट भरोसा सर। दिला सकता हूं आपको कि जो भी आपका मेमोरेंडम, जो भी दिक्कतें हैं, अभी आप लोग बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने, और मेरे ट्रिप के बाद मैं गवर्नर महोदय से समय मांगूंगा, और मुझे पूरा यकीन है वो हमारी बात आज तक सुनते आए हैं, और वो चिट्ठी मैं दे दूंगा। तो आपके जो पॉइंट वाइज है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या इम्प्लीमेंटेशन में, जिन लोगों ने 70 साल हमारे गुजरों को दबा के रखा, अब उनसे ये हजम नहीं हो रहा कि यार ये हर जगह कैसे नौकरियां कर रहे हैं, कल तक हमारे जूते के नीचे रहते थे, आज ये हमारे बराबर। तो ये समय लगेगा, सामाजिक मुद्दा है, हमें हमें थोड़ा सा प्रेम से सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, समस्या का समाधान होगा। जो फॉरेस्ट अधिकारी गलत करता है, देखिए मेंढर में जो बशीर साहब है उन्होंने गलत बोला, तो मैं मानता हूं एससी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर आज नहीं हो रही तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, होनी तो तय, जो कानून तोड़ेगा उसको कानून कार्रवाई करेगा, और हम आवाज उठाते रहेंगे। मैं गवर्नर साहब से मिलकर के हाथ जोड़ूंगा उनसे कि साहब, कानून के आप रखवाले हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, आप गुजरों के साथी हैं, तो आप जरूर वो न्याय करेंगे, आप चिंता नहीं करें, समय लगेगा। अब हमको हमारे समाज को जागरूक करना है, आप जैसे युवाओं को आगे लाना है, जो अधिकारी हमारा शोषण करते हैं, जो प्रताड़ना करते हैं, उनको एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत उनकी शिकायत होनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये उम्मीद रखें कि हम जो मेमोरेंडम देंगे, जो पुंछ की आवाम देगी या राजौरी की, जम्मू कश्मीर की, जितना भी गुजर समाज की ओर से है, तो उस पर जरूर काम होगा सर। बिल्कुल, काम यकीन पॉइंट वाइज होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस सरकार पे, पूर्ण विश्वास है मेरे कर्तव्य पे, और मेरा जिम्मेवारी बनता है कि मैं उसको लेकर के गवर्नर साहब के पास उसको दे के आऊं, अमित भाई के पास पहुंचाऊं, प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंचाऊं। और ये तो वैसे भी इनको बड़ी पैनी नजर है साहब, ये लोग गरीबों की सुनते हैं, तो आप चिंता नहीं करें, समस्या में समय लगता है। आप देखिए कि कानून तो बहुत सारे देश में, फिर भी क्राइम होता है। अब हमको तो हक अभी मिले 3 साल पहले, तो अब हम्म। समय लगेगा। वी हैव टू एम्पावर आवर पीपल, हमें एकजुट रहना है, और हमें उन लोगों को, पॉलिटिशियंस को आगे लाना है, दोज हु केयर फॉर द पीपल, नॉट फॉर द पॉलिटिक्स। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, और हम उम्मीद रखेंगे कि आप आगे भी हमें वक्त देते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे कश्मीर के भाइयों से एक ही गुजारिश है, एकता बना के रखे, शांति बना के रखे। जो हमारे एंटी गुजर या एंटी मोदी या एंटी गरीब लोग जो नैरेटिव चलाते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, कश्मीर का हर व्यक्ति कमजोर तबके के साथ और ट्राइबल के साथ खड़ा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और सेना का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस कौम की देखभाल करते हैं। आपको एक बार और सल्यूट, जय हिंद।